नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। इसी के साथ करेंगे बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले बात हिमाचल की। बिलासपुर से खबर है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। नड्डा ने बिरोजा फैक्ट्री के पास बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास किया और विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। धर्मशाला से खबर है, जहां देर शाम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, विकास कार्यों और सरकार की नीतियों पर अपने विचार साझा किए। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों पर सवाल उठाए और कहा कि वर्तमान सरकार ने जनता के हितों की रक्षा में नाकामयाबी दिखाई है। उन्होंने राज्य के विकास दर और अर्थव्यवस्था पर भी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के कामों और योजनाओं का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उससे राज्य को सीधे लाभ मिल रहा है। पक्ष ने मंदिरों से चंदा लेकर सरकारी खजानों के बोझ को कम करने के लिए बयान का पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि आपके कार्यालय में भी मंदिरों से चंदा लिया गया और कहाँ खर्च हुआ उसका सारा ब्यौरा जो है हमारे पास। तो मुझे लगता है कि सरकार का आर्थिक रूप से तो दिवालियापन है ही निकला हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मानसिक रूप से भी एक तरह का दिवालियापन है। ऐसे फैसले लेने का इनको एक जुनून चढ़ा है जिसके कारण कंट्रोवर्सीज होती है, क्योंकि फैसले बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। और अभी जो इनने फैसला लिया है, इनने सरकार की दो स्कीम, सुखाश्रय और दूसरी सुख शिक्षा योजना, इन दोनों योजनाओं को जो बजटेड स्कीम्स हैं उनके लिए सरकारी जो मंदिर हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो सरकार के नियंत्रण में है, उससे पैसे लेने की बात। और जबकि हमारी बात अगर कर रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, हमारी बात कर रहे हैं, हमने सरकार की स्कीमों को चलाने के लिए पैसा नहीं लिया वहाँ मंदिर से। बहुत सारे मंदिर और ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में गौशाला चलाते हैं और कुछ जगह गौशालाएं एनजीओ चलाती हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी कैबिनेट का पहला फैसला। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अचानक जोनल हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर और एडवोकेट विश्व चक्षु की पत्नी का हालचाल जाना। उनकी ये मुलाकात सभी के लिए चौंकाने वाली रही, क्योंकि इससे पहले कोई सूचना नहीं थी। जयराम ठाकुर सीधे अस्पताल के वार्ड में पहुंचे और वहां मौजूद डॉक्टरों से मरीज की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने विश्व चक्षु और उनके परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और ईश्वर से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। तो मुझे लगता है कि सरकार का आर्थिक रूप से तो दिवालियापन है ही निकला हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मानसिक रूप से भी एक तरह का दिवालियापन है। ऐसे फैसले लेने का इनको एक जुनून चढ़ा है जिसके कारण कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्योंकि फैसले बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। और अभी जो इनने फैसला लिया है, इनने सरकार की दो स्कीमें, सुखाश्रय और दूसरी सुख शिक्षा योजना, इन दोनों योजनाओं को जो बजटेड स्कीम्स हैं उनके लिए सरकारी जो मंदिर हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो सरकार के नियंत्रण में है, उससे पैसे लेने की बात। और जबकि हमारी बात अगर कर रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, हमारी बात कर रहे हैं, हमने सरकार की स्कीमों को चलाने के लिए पैसा नहीं लिया वहाँ मंदिर से। बहुत सारे मंदिर और ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में गौशाला चलाते हैं और कुछ जगह गौशालाएं एनजीओ चलाती हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी कैबिनेट का पहला फैसला था कि हम कोशिश करेंगे
जिस गाय को हम माँ बोलते हैं उसको आश्रय मिल सके। 6000 गाय उस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में 2017 में गौसदन मतलब गौसदन में थी और गौ सेंचुरी में थी। जब मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार छोड़ी तो 6000 नहीं 22,000 से भी ज़्यादा गाय जो है हमने सड़कों से उठा करके सुरक्षित गौसदन में गौ सेंचुरी में पहुंचाई। और अगर हमने इस बात को लेकर के अगर गाय की सेवा के लिए अगर बात कही तो वो सनातन से जुड़ी हुई बात है। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी में भारी बर्फबारी के चलते आपदा प्रभावित कुमार गांव के लोगों को राहत पहुंचाने का काम जारी है। जिला प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं भेजी गई। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुकेश रेपसवाल ने बताया कि आवासीय आयुक्त पांगी की मांग सूची के अनुसार सामग्री भेजी गई है। उन्होंने बताया कि राहत सामग्री में आटा, चावल, दालें, खाद्य तेल, बर्तन, तिरपाल, कंबल, गर्म कपड़े, जूते, गर्मोजे और सामग्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजी गई। एसडीएम प्रियांशु खाती ने बताया कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार और भी राहत सामग्री भेजी जाएंगी। ये राहत सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर 6 मार्च यानी कि गुरुवार को जम्मू से सभी आवश्यक राहत सामग्री के साथ जनजातीय उपमंडल पांगी के कुमार गांव में राहत सामग्री को एयर ड्रॉप कर लोगों को राहत दी जाएगी। रिक्वायरमेंट अगर वहाँ लोगों को और ज़रूरत होगी तो और भी भेजा जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज ये फ्लाइट ये सामान लेके जम्मू गई है। वहाँ से कल मॉर्निंग में दे विल टेक ऑल एसेंशियल आइटम्स एंड देन इट विल बी डिलीवर्ड टू द पांगी। और एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज गुरुवार को यूनियन ने प्रबंधन और सरकार को 9 रात्रि तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने गुरुवार को नोटिस देकर ऐलान कर दिया है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 9 मार्च की मध्यरात्रि से चालक परिचालक हड़ताल के लिए चले जाएंगे, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी होगी। गुरुवार को भी चालक परिचालक यूनियन ने पूरे बस अड्डे में एचआरटीसी मुख्यालय के समक्ष जमकर सरकार और प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोला। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि रोज हमारी आप जो हमारी मांगे हैं उनको प्रबंधन और सरकार के पास रोज आप पहुंचा रहे हैं। कल भी हमने गेट मीटिंग की थी और कल प्रेस के माध्यम से हमने बताया था कि 6 मार्च को हम कड़े निर्णय लेंगे। सारे जो हमारा डिसीजन था 15 दिनों का जो हमने नोटिस दिया था प्रबंधन और सरकार को वो आज पूरा हो गया है। तो 6 मार्च 15 दिनों के अंदर अंदर जो भी हमारी मांगे थी वो मांगे हमने आपको बताई। 65 महीनों का ओवरटाइम नाइट था, 4/9/14 के एरियर थे, 50,000 एरियर की किस्त है, डीए के एरियर है, बेहतर विसंगति की बात है, चाहे वो ड्राइवरों के प्रमोशन कोटे की बात है, चाहे वो पीस बेल को एक मुफ्त अनुबंध में लाने की बात है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करने की बात है। ये सारी मांगे हमारी थी। तो इन्होंने आज तक हमारी कोई बातें मांगे मानी नहीं है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने झूठ पे झूठ बोलते हुए 12 अक्टूबर को घोषणाएं की थी 59 करोड़ देने की, ना वो 59 करोड़ मिला। मार्च के पहले उन्होंने कहा था कि सारे ड्यूज आपको दे दिए जाएंगे, ना वो मिले। उसके बाद 1 जनवरी को उन्होंने एक झूठ और बोला था कि आपको 15 करोड़ दे दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया। फिर उसके बाद धर्मशाला ने एक झूठ और वो बोला कि फरवरी 15 से पहले दे दिया जाएगा, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। झूठ के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने दुखी मन से 15 दिनों का नोटिस दिया था, वो आज पूरा हो चुका है। और आज 6 मार्च 2025 को आज हमने निगम प्रबंधन और सरकार को नोटिस अगला नोटिस दे दिया गया है। इस नोटिस में हमने इनको चेतावनी दे दी है कि एतवार रात को 11:59 से पहले निगम के कर्मचारियों से चालक यूनियन और परिचालक यूनियन से बात करें, अन्यथा एतवार को 9 मार्च 2025 एतवार को 12 बजे के बाद, यानी कि रात को 12 बजे के बाद, जब सोमवार शुरू होगा रात 12 बजे के बाद और बुधवार 12 बजे तक 72 घंटे का चक्का जाम हम करेंगे। उससे जो परेशानियां प्रदेश सरकार को होंगी और जो प्रबंधन और प्रदेश के लोगों को होगी, वो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। सर, कल मीटिंग हुई है आपकी और कुछ देनदारियां देने की भी जो है बात कही गई है, कितना आना था और कितने की बात कही गई? इन 15 दिनों में 3 मीटिंगें हमारी हुई हैं। वाइस चेयरमैन महोदय जी ने 2 मीटिंगें की, एक कल और एक धर्मशाला में।
और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने भी हमारे साथ मीटिंग की, लेकिन माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी के पास जो पैसों की बारी है वो उनके पास नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि आपकी हर बात को आप मानेंगे, जो मेरे लेवल पे करने की होगी सरकार को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 के विरुद्ध शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने राजभवन तक मार्च निकाला और राजभवन के बाहर प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन राज्यपाल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को अधिवक्ताओं की स्वायत्तता छीनने वाला और गैर जरूरी विधेयक बताया है। क्या खामियां हैं इस ये एक जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इनफैक्ट ये बिल की पीछे की जो सोच है, ऑल एडवोकेट्स थ्रू आउट कंट्री हम इसको अपोज कर रहे हैं। इसको हम ये साजिश मान रहे हैं कि ये एक हमारी जो वकीलों की एक संस्था होती है उसको डिस्टेबलाइज करने की एक अटेम्प्ट है और ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। इससे पहले अगर कानून की नज़र से देखो 3 एक्ट्स बने थे, उसके बारे में भी इसी तरीके की एक सुजेशन आई थी कि हम इसको लोगों से राय लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे। अगर देखा जाए सिर्फ नाम को बदलने के अलावा अंदर के कंटेंट्स में कोई भी कानून उसमें नहीं बदला, वो चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो चाहे इंडियन पिनल कोड है, वो चाहे CRPC है। आज उसके सिर्फ नाम भारतीय हो गए हैं, बाकी उसके अंदर का कंटेंट नहीं है। वी आर नॉट एट प्रेजेंट, हम उसको नहीं मुद्दा बनाएंगे। पर उसके बाद आया, उन्होंने सोचा कि जब ये एक्ट्स हमारे बन गए हैं तो एडवोकेट्स एक्ट में भी क्यों ना ऐसे सुजेशन डाले जाए, फॉरेन के एडवोकेट्स वो यहाँ आ सकेंगे, वो अपने किसी एक पर्टिकुलर संस्था से रजिस्टर हो जाएंगे, वो अपने वकालत कर पाएंगे। यहाँ पर जो वकीलों का एक इंडिपेंडेंट, अगर पुराना कानून का आपको पता हो, 1961 एक्ट में एक बार काउंसिल का गठन होता है थ्रू आउट इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके की स्टेट बार काउंसिल भी होती है। कोई भी मिसकंडक्ट कोई वकील करता है, वो एक संस्था ऐसी है जो उसके बारे में डिसीजन लेती है कि ये मिसकंडक्ट है या इसके पीछे कोई अलग से लिटिगेंट कोई गलत तरीके से तो कोशिश तो नहीं कर रहा है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक तरीका उस एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। उसको ख़त्म करके वो बोलते कि नहीं, जो बार काउंसिल होंगे उसमें भी कुछ नॉमिनीज गवर्नमेंट के होंगे और उसमें डिसिप्लिनरी इस तरीके से होगा। मीनिंग देयर बाई जो एक इंडिपेंडेंस थी एक इस संस्था की, वो इसको ख़त्म करने की एक अटेम्प्ट है। मकसद क्या है कि ये आज क्या है, कानून जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, उसको आगे प्रोजेक्ट करने वाले कौन है? अधिवक्तागण है। अधिवक्तागण को ही अगर आप कमज़ोर कर दोगे तो उनकी चाबी उनके हाथ में होगी कि अगर आप इस ढंग से इसमें अगर नहीं करते हैं तो कल को हम ये चाबी घुमाएंगे। तो आप इसलिए इस ढंग से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज।